विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं हिंदी के नए अध्याय के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अध्याय का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इसकी लेखिका हैं चपला देवी। इस अध्याय के बारे में जानने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की आज़ादी से पहले हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई। इतिहास में आपने बहुत सारी घटनाओं को पढ़ा होगा, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाईं। ऐसी ही एक घटना है नाना साहब की पुत्री के बारे में। इसी पुत्री के साथ अंग्रेज़ों ने किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया, इसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसकी जो लेखिका हैं चपला देवी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस इतनी बात मालूम है कि द्विवेदी युग की लेखिका थी और जैसे कि उस समय बहुत सारे लेखक अपने कलम के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दे रहे थे, यह भी महिला लेखिका अपनी लेखनी के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए लोगों के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रही थी और साहित्य में अन्य महिलाओं की तरह इस महिला चपला देवी का नामोल्लेख नहीं मिलता है, जो देश की आज़ादी के समय अपनी लेखनी से लोगों को प्रेरित कर रहे थे। आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। नाना साहब की पुत्री मैना। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थीं, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। इसमें बताया जा रहा है कि नाना साहब वो कानपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करते रहे और जब असफलता मिली तो वो वहाँ से छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। कानपुर के पास ही बिठूर है और उस बिठूर महल में अपनी बेटी के साथ रहते थे और वो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा पाए। बाद में अंग्रेज़ों ने उस महल पर कब्जा कर लिया और फिर वहाँ से देवी मैना को गिरफ्तार करके उन्होंने बाद में कानपुर जेल में, कानपुर के किले में उनको जलाकर मार डाला। यह रोमांचकारी वर्णन है। इसको पढ़ने पर जो पत्थर हृदय भी है ना, वो भी मोम की तरफ पिघल जाएगा। ऐसी घटना लेखिका के द्वारा पन्नों में अंकित की गई है। बहुत संक्षेप में लेखिका ने पहले ही अंश में, पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो घटना है यह किस पर आधारित है। विद्यार्थियों, आपने इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा कि हम भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार संगठित होकर हमने प्रयास किया था। हालांकि कई कारणों से वो असफल रहा और मेरठ और बिठूर दोनों में ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये जून की घटना है जब नाना साहब के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था और बहुत सारे अंग्रेज़ों की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से अंग्रेज़ नाना साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वे अंग्रेज़ों की हत्या का बदला लेना चाहते थे। साथ ही मानचित्र में बताया जा रहा है आपको कि कानपुर, नीचे की ओर देखेंगे जो तीर का निशान है कानपुर को इंगित करता है और ऊपर की ओर जो है वह बिठूर को। कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर के लगभग दूर स्थित है बिठूर। बिठूर में नाना का महल था। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद
अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। अब देखिए, जब अंग्रेज पहुंचे बिठूर की ओर, जानते थे अंग्रेज कि ये जो विद्रोह हुआ है और अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा हत्या की गई है और मार डाले गए हैं अंग्रेज, तो उनके पीछे नाना साहब जी हैं और उनका महल बिठूर में है। तो नाना साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेज गए और वहाँ पर नाना साहब तो नहीं मिले, तो अंग्रेज़ों ने उनका राजमहल पूरी तरह से लूट लिया और फिर परंतु उनके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगा, ज़्यादा धन संपत्ति उन्हें हाथ नहीं लगी। और अंग्रेज़ों ने फिर ये निर्णय लिया कि तोप के गोलों से नाना साहब के इस महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में नाना साहब या उनके साथी इस महल को अपने विद्रोह का केंद्र न बना पाएँ, यहाँ पर आकर छिप न पाएँ। और जैसे ही सैनिक दल ने तोपें लगाई, अचानक एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। और जिस सेनापति के नेतृत्व में यह सब कार्रवाई हो रही थी, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय यह कन्या नहीं दिखाई दी थी। बालिका अचानक कहाँ से आ गई, ये आश्चर्य हुआ। आगे देखते हैं क्या घटना घटती है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। बालिका की निडरता देखिए। अंग्रेज सेनापति से सीधे सीधे उसने कहा कि नहीं, गोले मत बरसाइए इस महल पर। उसका मुख बड़ा उदासी से भरा हुआ था, कम उम्र की थी, इसलिए सेनापति को दया आ गई उस पर। और पूछा सेनापति ने चाहती क्या हो, और उसने महल की रक्षा का अनुरोध किया। अब मैना ने इस महल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सेनापति ने पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका ने जवाब दिया, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, रहने का स्थान था। सरकार इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सरकार ने कहा इसे विध्वंस मतलब नष्ट कर देने की आज्ञा उन्होंने दी है, ये मानना पड़ेगा। बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूं कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब सेनापति पूछ रहे हैं कि तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। तो बालिका ने प्रश्न किया कि आपका क्या उद्देश्य इस मकान गिराने में। सेनापति ने कहा कि भाई, जो विद्रोहियों के नेता हैं नाना साहब, वो यहाँ रहते थे और इसलिए सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि इसे नष्ट कर दिया जाए। बालिका ने तर्क किया और कहा, तर्क करते हुए उसने अपनी बात रखी कि भाई, जिन्होंने आपके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ जो शस्त्र उठाया है वे दोषी हैं, इस मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसका क्या अपराध है। और अपना उद्देश्य बताते हुए बालिका ने कहा कि स्थान मुझे प्रिय है। विद्यार्थियों, व्यक्ति जहाँ अपना समय बिताता है, जहाँ उसका बचपन बीतता है, जहाँ एक लंबे समय तक रहता है, उस स्थान से उसे प्यार हो जाता है। इस मकान के साथ बालिका का भी यही भावनात्मक संबंध था और इसलिए वह उस मकान की रक्षा करना चाहती थी।
आगे का घटनाक्रम देखते हैं। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। सेनापति ने दुख प्रकट किया और साथ ही अपने कर्तव्य निभाने की दुहाई दी। तब बालिका ने अपना परिचय विस्तार से देते हुए बताया कि मैं आपको पहचानती हूँ, आप जनरल हे हैं और आपकी जो बेटी थी मेरी नाम की, वह मेरी अच्छी मित्र थी। मेरे पास बार बार वह आना जाना मेरे घर से होता था, मेरे महल में वो आती जाती रहती थी और साथ ही आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी ही पुत्री के समान मुझसे भी आप प्रेम करते थे। लगता है एक लंबा समय बीत गया है, इसलिए बातें आप भूल गए हैं और मुझे मेरी की मृत्यु की बात मुझे पता चली है, उससे मैं बहुत दुखी भी हुई। और उसने बताया आपकी उस पुत्री के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी भी मेरे पास अब तक संभाल कर मैंने रखी हुई है। इस तरह से जनरल हे को भावनात्मक ढंग से उस कन्या ने जोड़ना चाहा, याद दिलाना चाहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ, तो हमारा आपका परिचय रहा है। इस नाते मैं इस महल की रक्षा की बात आपसे कह रही हूँ। ये उसका दूसरा ये अलग तर्क है। देखिए कि आपका मेरा कोई परिचय नहीं होता तो शायद मैं आपसे निवेदन भी ना करती, परंतु आप पहले हमारे यहाँ आना जाना था, आपकी पुत्री से मेरी मित्रता थी, इस नाते मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। तो बालिका है वह उस महल को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, सेनापति से निवेदन कर रही है। जब जनरल हे ने पहचाना तब उसने आश्वासन भी दिया। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। ध्यान से देखा और बातों को सुनकर चेहरे को जब ध्यान से नाना साहब ने देखा तो नाना साहब की बेटी को जब जनरल हे ने देखा तो पहचान गए वो कि नाना साहब की यह बिटिया है मैना। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब सखी। किंतु मैं जिस प्रकार सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। जनरल हे ने आश्वस्त किया कि हाँ मैं पहचान गया हूं और मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा हो और साथ ही महल को भी न गिराया जाए, न नष्ट किया जाए। तो इस तरह से जब व्यक्ति परिचित होता है, परिचय देने से जब पुरानी चीज़ें याद हो आती हैं तो व्यक्ति है वो कोशिश करता है फिर उसके लगाव जुड़ाव के कारण, ताकि वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, उसके निवेदन को वह गंभीरता से लेता है। तो जनरल हे ने भी इसी प्रकार से कोशिश की और आश्वासन दिया। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? अब प्रधान जो सेनापति थे औटरम, वो तो चाहते थे कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए और उन्होंने देखा
कि नाना साहब का महल अभी भी खड़ा है, नष्ट नहीं किया गया है। तो उन्हें नाराजगी हुई और उन्होंने कहा कि अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ। सेनापति हे ने विनयपूर्वक अपनी बात अपने से बड़े अधिकारी प्रधान सेनापति जनरल आउटरम से कहा कि मैं भी चाहता हूं कि यह कार्य हो जाए, परंतु एक निवेदन है, क्या इसे बचाया नहीं जा सकता? मतलब बालिका जो मैना है उसके तर्कों ने जनरल हे को प्रभावित किया था और वो भी सोचने के लिए बाध्य हो गए थे वास्तव में ये महल का क्या दोष। दुश्मनी तो नाना साहब से थी और वो फिर आश्वासन भी दे रखा था उन्होंने, जनरल हे ने निवेदन किया उन्होंने। देखते हैं क्या जनरल आउटरम ने उनकी बात मानी और फिर क्या हुआ, हम इस अध्याय के अगले भाग में हम इसे पढ़ेंगे। आइए अब तक जितना अंश हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में जान लें। प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, अंग्रेजों के दोषी नाना साहब हैं, मकान के इसमें क्या दोष है? दूसरा तर्क कि यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। तीसरा तर्क था कि अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वो उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। ये इस प्रकार से तर्कों को देकर कन्या जो थी नाना साहब की, मैना ने कोशिश की कि महल की रक्षा हो जाए, क्योंकि जब तक आप तर्क रूप से अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक लोग आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बालिका मैना ने भी इन तर्कों के माध्यम से सेनापति हे से महल की रक्षा के लिए अपनी बात रखी। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहते थे पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहते थे क्योंकि मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, उसी में उसका बचपन बीता था तथा इस मकान को वह बहुत चाहती थी। पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर अंग्रेजों का नरसंहार करने वाले नाना का महल होने के कारण अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि नाना साहब की कोई भी जो स्थान है जहाँ वो रहते हों वह बचा रहे, वह नष्ट करके अपना बदला लेना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे और उससे जुड़ी हुई होने के कारण, उस महल से बचपन से जुड़ी हुई के कारण मैना उसे बचाना चाहते थे। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय के इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज हैं वो नाना साहब के पीछे लगे हुए हैं। नाना साहब ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उनके नेतृत्व में बहुत सारे अंग्रेज़ मारे गए थे और अंग्रेज इसका बदला लेना चाहते थे। बिठूर में स्थित उनके राजमहल को अंग्रेज नष्ट करना चाहते थे और नाना साहब की पुत्री मैना उस महल को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पहले सेनापति हे ने मैना को नहीं पहचाना, पर जब मैना ने अपना परिचय दिया तब सेनापति हे ने मैना को पहचान लिया और सेनापति हे ने आश्वासन भी दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा और इस महल को बचाने की कोशिश करूंगा। परंतु ये निर्णय सेनापति हे के हाथ में नहीं था। उन्होंने प्रधान सेनापति आउटरम से इस बारे में चर्चा की। अब हम आगे के भाग में देखेंगे, जब अगला भाग पढ़ेंगे तब उस भाग में हम देखेंगे कि क्या महल बच पाया, क्या सेनापति हे ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा कर पाए और
जो नाना साहब की पुत्री मैना है, क्या उसकी रक्षा हो पाई? इन सब के बारे में अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। अब तक का जितना हिस्सा हमने पढ़ा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को अध्याय का इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। जब अगला हिस्सा पढ़ेंगे तो आपको पूरा अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि देश की आज़ादी के लिए बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वालों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि उन सब का उल्लेख इतिहास में हमें नहीं मिलता है। तो अगले भाग में हम सभी पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।